मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी व्याकरण का और इसमें टॉपिक है भाषा और व्याकरण। मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया उसकी आवश्यकता बढ़ती गई। फिर उसे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए एक साधन की आवश्यकता हुई और फिर भाषा बनी। पशु पक्षी भी आवाज़ें निकालते हैं, वो भी तरह तरह की बातें करते हैं, तो क्या वो भी भाषा है? उनकी आवाज़ों को भी भाषा की श्रेणी में रखा गया है? नहीं, व्याकरण के दृष्टिकोण से हम उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो भाषा क्या है आगे देखते हैं हम लोग। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर समझते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, इसके अलावे भी भोजपुरी, मगही, तेलुगु, तमिल, ढेर सारी भाषाएं हैं। तो और फिर तो क्या है अंतर उन भाषाओं में? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मगही, तेलुगु, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आगे बढ़ते हैं उसमें। अब देखते हैं हम लोग भाषा के रूप। हम लोगों ने इतनी सारी भाषाओं का नाम लिया था पीछे, तो क्या सब एक ही कैटेगरी में आता है? सब एक ही वर्ग में है? नहीं, भाषा को दो भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो फिर मौखिक भाषा में क्या है? तो बोलने और सुनने की प्रक्रिया जो है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, और लिखने और पढ़ने की जो प्रक्रिया है, लिखने पढ़ने का जो कार्य है, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो और इसके अलावा एक और ख़ास बात, भाषा का एक तीसरा रूप भी है। भाषा के एक तीसरे रूप का भी प्रयोग हम करते हैं, लेकिन व्याकरण में उसका स्थान नहीं है। वो भाषा है सांकेतिक भाषा। आप लोग भी संकेत का यूज़ करते होंगे। इशारों में बात करना। जब आप शोर मचाते हैं और सामने वाला आपको होठों पे उंगली रख के चुप रहने का इशारा करता है, वो उससे कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, उसमें बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। गूंगे लोग जो बोल नहीं पाते हैं वो अपने हाथ, उंगलियों के और चेहरे के भावों के एक्सप्रेशन के साथ अपने मन की बात व्यक्त करते हैं, लोगों को अपनी बात समझा देते हैं। बोल तो नहीं पाते हैं, वो लिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बातें समझ में आती है। लेकिन ये जो रूप है भाषा का, ये काफ़ी कठिन है, इसका उपयोग सरलता से नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये थी सांकेतिक भाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है? मौखिक भाषा, मौखिक मुख के द्वारा अर्थात मुंह से बोलकर जब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला सुनकर उसे समझता है। कैसे? इसका उदाहरण क्या होगा? हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे दोस्त जो हैं, हमारे मित्र जो हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं और हमें उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है? मुंह का और कान का। मुंह के द्वारा बोला जा रहा है और कान के द्वारा सुना जा रहा है। मोबाइल फ़ोन से हम बात करते हैं, तो मुंह से हम बोलते हैं, सामने वाले जिनको हमने कॉल लगाया हुआ है वो सुनते हैं। इसमें कोई कॉपी कलम या किसी पेज का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ मुंह और कान का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा सुनकर उसे समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, फ़ोन पर बात करना, अपने इत्यादि, ऐसा भाषण देना। भाषण देते हैं ना हम कहीं, तो बात को भाषण के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने मन की भाव को व्यक्त करते हैं, वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, लिखित भाषा। लिखित सुन के ही पता चल रहा है कि लिखकर, लिखित का मतलब है लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, और सामने वाला
पढ़कर उसे समझता है। जैसे न्यूज़पेपर आता है, एक बार उसमें जितनी भी बातें होती है वो लिखी हुई आ जाती हैं और हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। पुस्तक होती है हमारे पास, जो लेखक है अपने मन में उठने वाले सारे भावों को, सारे विचारों को क्या करते हैं, वो पुस्तक में एक साथ संग्रहित कर देते हैं लिखकर, और जो उसे पढ़ने वाले हैं पढ़कर उसको समझ लेते हैं। कोई नोटिस आती है कहीं ऑफिस से आपके घर, वो भी लिख के आता है, कोई उसे बोल के नहीं भेजता है। मोबाइल में आपको लिखित SMS भी आता है अभी, तो वो सब क्या है, लिखित भाषा के रूप हैं। उसमें लिख कर हमें चीज़ें समझाई जा रही है और पढ़ कर हम उसको समझ रहे हैं। तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो भाषा का वह रूप जिसमें लिख कर अपनी बात समझाई जाती है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक में लिखा हुआ होता है, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आदि। तो क्या पूरी दुनिया में केवल एक ही प्रकार की भाषा का उपयोग होता है, एक ही जैसी भाषा पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है? तो नहीं, हमारे विश्व में, ये जो विश्व है इसमें अनेकों देश है और सबकी अपनी अपनी भाषा है। इसको हम देखते हैं, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी, जापान के लोग जापानी, फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं। हमारे देश के लोगों की भाषा हिंदी है। तो क्या पूरे देश के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? हमारा भारत इतना बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ है, पता होगा आप लोगों को कि पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं, हमारे भारत में संविधान में लगभग 22 भाषा है जिसे मान्यता दी गई है। 22 भाषा को तो मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा, उसके अलावे भी और ढेर सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हमारे देश में है। तो फिर जब इतनी सारी भाषाएं हैं तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं? क्यों है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा? हमारे देश में ढेर सारी क्षेत्रीय भाषा भी है, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि। तो फिर हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है? इसको हम देखते हैं। यहाँ आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। किस आधार पर हम हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा कह रहे हैं, या कोई भी देश किसी एक भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा कैसे बता सकता है जबकि उस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रभाषा को हम ऐसे समझेंगे, वह भाषा जो किसी भी देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, मतलब कि उस देश में रहने वाले अधिकांश लोग उस भाषा का उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? राष्ट्रभाषा। जैसे भारत के अधिकांश निवासी यानी कि लगभग 43% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है और इसलिए उसको हम भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्या सकते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा क्या है? एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा, ये क्या बात है भाई? तो भाषा का वह रूप जो किसी भी देश के ऑफिस में, जो ऑफिशियल भाषा होती है, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में किया जाता है, वहाँ ऑफिस के कामकाज के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं राजभाषा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने में होता है, वो राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, वैसे यहाँ इंग्लिश का भी उपयोग होता है इंग्लिश में, लेकिन हमारा देश जो है उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी का ही स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है बोली। बोली क्या है भाई? ये भाषा तो सुन रहे थे, जो हम बोल रहे थे वो भाषा ही थी, हम बोल रहे थे मुंह से तो मौखिक भाषा ही थी। अब ये बोली कहाँ से आ गया? बोली क्या है? तो हम लोग बोली की बात करते हैं। बोली क्या है? तो मौखिक भाषा का एक रूप है। बोली भी मौखिक भाषा का एक रूप है। जो हम लोग बात कर रहे थे ना पहले कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। जैसे मगही की बात करते हैं हम लोग, मगध क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं मगही, अंगिका क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में रहने वाले लोग, भोजपुर के साइड भोजपुरी बोला जाता है। देश के अन्य भागों की बात कर लेते हैं, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी जैसी भाषाएं हैं, प्रचुर मात्रा में बोली जाती है। इसको लोग उपयोग में लाते हैं
और इन्हीं भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं है। हम लोग आगे लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या है, यानी कि उन भाषाओं को लिखा नहीं जा सकता है। भोजपुरी जो बोलते हैं, हम भोजपुरी को लिख नहीं सकते हैं, भोजपुरी में हम नहीं लिख सकते हैं। हम जब भी लिखेंगे तो हिंदी में उसे लिखेंगे, देवनागरी लिपि होती है। हम लोग लिपि पर चर्चा करते हैं आगे। तो बोली को हम लिख नहीं सकते, हम बोल सकते हैं लेकिन हम उसे लिख नहीं सकते हैं। उसमें हम किसी साहित्य की रचना नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं बोली। इसकी कोई लिपि नहीं होती। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। भाषा का एक और मौखिक रूप है बोली, जिसे यह किसी भी देश के एक बहुत छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन इसे लिखा नहीं जा सकता है। भारत में कई बोलियां हैं, हम लोगों ने इस पर बात की है। मगही, अंगिका, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत के संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिपि। पहले भी हमने बात की थी लिपि की, लिखने की बात, कि बोलियों को लिखा नहीं जा सकता है। भाषा को हम लिख सकते हैं लेकिन बोली को हम लिख नहीं सकते हैं। तो लिपि है क्या? तो जब भी हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, और अगर हम उसे लिख सके तो लिखने के लिए किसी मानक की ज़रूरत होती है। मुंह से निकले हुए अक्षर और शब्द के रूप में, मुंह से निकली हुई बोली शब्द को, मुंह से निकली हुई ध्वनि को हम अक्षर और शब्द के रूप में लिखते हैं। जैसे क का उच्चारण करते हैं, मुंह से क बोलते हैं। और लिखना होता है हमें किताब, तो क बोलते हैं। तो क के लिए निर्धारित किया गया है, क की एक छवि बनी हुई है, क का एक चित्र बना हुआ है, सब लोगों ने माना है कि यही क है, वो लिपि है। ध्वनि को हम जिस रूप में चित्रित करते हैं वो क्या है? लिपि है। कि हर शब्द के लिए, मुंह से निकलने वाली हर ध्वनि के लिए कुछ न कुछ आकृति की खोज की गई। हर्षीकार बोलते हैं, दीर्घीकार अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए हमने डिसाइड किया हुआ है, उसके लिए हमने आकृति खोजी हुई है, और इसे ही हम लिपि कहते हैं। तो इसको हम एक बार डेफिनेट कर लेंगे, मतलब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेंगे। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो क्या प्रत्येक भाषा को एक ही लिपि में लिखा जाता है? भाषा के बारे में तो हम लोगों ने कई भाषा में बात कर ली थी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ्रेंच, बांग्ला, ढेर सारी बात कर ली। तो क्या सबके लिए एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है? एक ही लिपि में क हम लोग ने लिख लिया वो हो गया? तो नहीं, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवनागरी लिपि आप लोगों ने सुना हुआ होगा, रोमन अंक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ लिस्ट एक दिया हुआ, एक सारणी दी हुई है, उसमें कई भाषाएं और उसकी लिपि का नाम यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हिंदी भाषा, गुजराती, मराठी, इसके लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का। अंग्रेजी जो हम लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि अंग्रेजी है? नहीं, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू जो पढ़ते हैं उसकी लिपि फारसी है। संस्कृत की लिपि देवनागरी। नेपाली भी लिखी जाती है, नेपाल की भाषा है देवनागरी लिपि में। पंजाबी कहाँ की भाषा है? पंजाब की, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तमिल है, इसकी लिपि है तमिल। लिपि का क्या है? तो लिपि के द्वारा हम किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखते हैं। मुंह से हमने खूब याद कर लिया, मेरे अंदर ढेर सारा बहुत बड़ा साहित्य मेरे मन में रच गया है, और हम मर गए, मेरे साथ वो समाप्त हो गया। लेकिन हम अपनी बात को अगर लिख कर रख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वो बहुत वर्षों तक सुरक्षित रहती है। जैसे आप लोगों ने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा, अभिलेखों के बारे में पढ़ा, उसे लिपिबद्ध कर दिया गया था, लिख दिया गया था, वो अभी तक सुरक्षित है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आती है व्याकरण की। हमारे चैप्टर का ही नाम था भाषा और व्याकरण। तो भाषा का तो इतना अध्ययन हम लोगों ने लिखित, मौखिक सब कुछ कर लिया। अब व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का अध्ययन करके हम लोग भाषा का सही उपयोग करते हैं। भाषा का सही उपयोग का क्या मतलब हुआ? अभी तक तो भाषा थी कि जो हम बोल रहे हैं वो भाषा है, तो इसका सही और गलत उपयोग क्या होगा? तो इसका सही और गलत उपयोग भी जैसे जैसे विकास होते गया, जैसे जैसे हम सभ्य होते गए, हर चीज़ में हम लोगों ने
विकास किया, तो भाषा में भी विकास हुआ और भाषा को सुनिश्चित करने के लिए, उसे आकर्षक बनाने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया। व्याकरण क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बोलते, पढ़ते और लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान किससे होता है हमें? इसका ज्ञान व्याकरण से होता है। अर्थात इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? व्याकरण ही वह शास्त्र है या व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। हम कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं, हम जैसे तैसे बोलते हैं तो हमको मना करते हैं ना। हमारे घर में जो हमारे बड़े होते हैं या हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमको कहते हैं ऐसे बोलता है, ये सही, ये भाषा सही नहीं है। तो आखिर भाषा सही कैसे होती है और भाषा गलत कैसे होती है? यहाँ देखिए नीचे कुछ सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप सुनकर उसको समझिएगा ये सही है या गलत है। शीला गाना गा रहा है, शीला गाना गा रहा है। कल जाना है रायपुर मुझे, मैंने तेरे से नाराज हूँ। परिश्रम का फल मीठा होता है। ये 4 वाक्य हैं और इसमें गलतियां हैं, ये आपको सुन के ही समझ में आ गया होगा, देख के ही आप समझ रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल अटपटा लग रहा है। तो गलतियां क्या हैं? यहाँ जो शीला गाना गा रहा है, तो शीला एक लड़की है, स्त्रीलिंग है, और गाना गा रहा है, यहाँ जो क्रिया हो रही है वो गा रहा है। कल जाना है रायपुर मुझे, तो इसमें लग रहा है कि अटपटा है। इसमें जो पद क्रम है, इसमें जो शब्द हैं वो सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है, ये उल्टे पुल्टे लग रहे हैं। उसको भी अरेंज करने का, उसको सही ढंग से व्यवस्थित करने का व्याकरण में नियम है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, तो यहाँ मैं और तुम, तेरा जो है वो इसमें क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम का सही रूप इसमें नहीं है। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसमें बर्तनी की गलती है, स्पेलिंग की गलती है इसमें। परिश्रम में, अब परिश्रम भी सही स्पेलिंग में नहीं लिखा हुआ है, मीठा भी, मीठा हम सुन के लगता है या मीठा नहीं लिखा हुआ है, मीठा लिखा हुआ है, तो ये भी सही नहीं है इसका। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका सही कैसे होगा। तो देखते हैं चारों जो हमने देखा स्पेलिंग, ये वाक्य, उसमें अशुद्धियाँ थी, वो गलत थे, तो सही कैसे होगा? पहला उदाहरण क्या था? शीला गाना गा रहा है, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। दूसरा उदाहरण क्या था? दूसरा उदाहरण था कल जाना है रायपुर मुझे, तो इसमें बता चुके हैं कि इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। व्याकरण में हमें ये सिखाया जाता है कि शब्दों को हम एक सही क्रम में प्रयोग कर सकते हैं, शब्दों के सही क्रम से ही हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा वो वाक्य नहीं होगा। उसके बाद है तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण है मैंने तेरे से नाराज हूँ, तो यहाँ मैंने और तेरे जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया जा रहा है, सर्वनाम का सही फॉर्म नहीं है। उसके बाद चौथा उदाहरण में बर्तनी, परिश्रम और मीठा जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। परिश्रम में देखिए र में हर्षी कार होगा और मीठा में म में दीर्घ इकार होगा। इस तरह से ये बर्तनी की अशुद्धि हो रही है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? ये सारी चीज़ें हमें व्याकरण के अध्ययन से पता चलती है। तो हम लोगों ने यहाँ भाषा और व्याकरण संबंधी शुरुआती जानकारी, बेसिक यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जानकारी पढ़ी है। आगे इसमें एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर में, इसको हम लोग डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।